हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी मैथ्स की वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही थी और हमारा चैप्टर चल रहा था युगपत समीकरण, जिसमें कि अभी हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके थे, जिसमें कि हम लोगों ने सीखे थे 3 मेथड्स के बारे में। कौन कौन से थे? एक तो था हमारे पास प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन, एक देखा हम लोगों ने विलोपन यानी कि एलिमिनेशन, और तीसरा देखा हमने वज्रगुणन यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन तीनों मेथड्स के बारे में बात कर चुके थे। हमने देख लिया था कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं इन तीनों की हेल्प से। और आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि अगर इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, स्टेटमेंट प्रॉब्लम में क्या होता है स्टूडेंट्स कि अभी तक तो क्या था, आपको जो 2 इक्वेशंस दी हुई थी और आपको सिर्फ उन्हें सॉल्व करके आंसर बताना था। लेकिन अब स्टेटमेंट प्रॉब्लम में क्या होगा कि आपको जो अपने इक्वेशंस है यानी कि जो आपकी समीकरण है वो भी अब आपको खुद से बनानी पड़ेंगी और फिर उनको सॉल्व करके आपको उनके जो भी स्टेटमेंट प्रॉब्लम में आपसे पूछा गया है उसके बारे में मान निकालना पड़ेगा। और देखो एक चीज़ और कि यहाँ पे जो युगपत समीकरण है, जो इक्वेशंस यहाँ पे आती हैं वो हमेशा कैसी आएंगी, हमारे पास 2 तरह के वेरिएबल होंगे, 2 चर राशियाँ होंगी। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि युगपत समीकरण क्या होते हैं, जो कि ऐसे 2 समीकरण जो साथ साथ चलते हैं। अब 2 समीकरण थे हमारे पास तो 2 ही वेरिएबल्स होंगे यानी कि 2 ही चर राशियाँ होंगी। तो अब हमें डेटा दिया हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले उस डेटा को सुन के समझ के देख कर अपनी इक्वेशंस बनानी होंगी और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप लोगों की चॉइस है, आपको एक बेसिक मेथड सिखा दिया गया है, बाकी के 3 आपको सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ये सारे मेथड आपको सिखा दिए गए हैं कि आप किस मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। एक चीज़ और खास बात कि इस लेक्चर के एंड में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो आपके अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या आया हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर है और यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है जी, ये चीज़ हमें दी हुई है। और दूसरा दिया हुआ है, यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई हमें बतानी है। देखिए स्टूडेंट, जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि कोशिश करिए कि आप फिगर बना लो। ठीक है, फिगर बनाने से क्यों आधा काम आपका आसान हो जाता है। अब की बार ये किसकी बात कर रहा है? कि आयत की बात कर रहा है। हम जानते हैं कि आयत में मेनली हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक तो लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। 2 ही चीज़ें होती हैं। चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं, एक आयत बना लेते हैं। और हमने देखा कि ये जो x है ना, ये इसकी लंबाई मान ली और y को हमने इसकी चौड़ाई मान लिया। ठीक है, अब हम लिख लेंगे यहाँ पे, माना आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। ये 2 चीज़ें हमने अपनी तरफ से मान ली। अब क्वेश्चन में जो चीज़ें हमें दी हुई हैं उसको एक एक करके यूज़ करेंगे। जैसे कि आपको फर्स्ट लाइन में दिया हुआ था कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। मतलब क्या है इस बात का? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह देती कि भाई इसकी चौड़ाई जो है ना वो 5 सेंटीमीटर है, तो ये कह रहा है कि ये इससे 4 ज़्यादा है। तो 4 ज़्यादा का मतलब क्या हो जाएगा कि ये कितनी हो जाएगी? 9। कैसे निकाला हमने? जो भी हमारे पास चौड़ाई थी उसमें हमने 4 को प्लस कर दिया। अब लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे चौड़ाई तो पता ही नहीं है, हमने क्या मान लिया था? उसको y मान लिया था। तो हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है हमें कि जो x है ना, अगर मुझे x निकालना है यानी कि अगर मुझे लंबाई निकालनी है तो वो चौड़ाई में 4 प्लस करके आ जाएगी, इतना मुझे दिया हुआ है। और यही बन जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास हमारी पहली समीकरण। ये बन चुकी है पहली समीकरण। अब देखिए दूसरी चीज़ उसने हमें क्या दी हुई है कि जो इस दिए हुए आयत का परिमाप है ना वो कितना है? वो है 40 सेंटीमीटर। अब आप मुझे सोच के बताओ कि आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है। तो हमने छोटी क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है। तो आयत के जो सूत्र का परिमाप होता था वो होता था 2 प्लस लंबाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। यही तो होता था हमारे पास। तो बिल्कुल इसी सूत्र का यूज़ करेंगे। अब हम लिखेंगे आयत का परिमाप। अब देखो हमने लंबाई को क्या माना है, यहाँ पे हमने लंबाई को माना था x और चौड़ाई को माना था y। तो वही चीज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो लंबाई को x मान लिया और चौड़ाई को हमने मान लिया y। अब देखो परिमाप कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 40। तो ये हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन, 2x + y = 40।
2 इक्वेशन मिल चुकी है, बस अब हमारा काम खत्म। अब तो बस हमें सॉल्व करना है जो भी मेथड हम सीख चुके हैं अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में उनके अकॉर्डिंग। देखिए अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले अपनी दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं साफ साफ यहाँ पर। तो अब पहली इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। देखो मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, तो कर लेंगे। इस 2 को मैं नीचे ले आऊँगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, ठीक है। ये बन गई मेरे पास दूसरी, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अब देखो बस ध्यान से कुछ चीज़ें देखते रहो तो आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को देखूँ तो क्या मैं इस इक्वेशन को लिख सकती हूँ, या फिर और आसान मेथड इसमें हम लगाएंगे प्रतिस्थापन। क्यों लगाएंगे प्रतिस्थापन, क्योंकि मुझे यहाँ पे सीधा सीधा ना x का मान पता है, इसलिए मैं यहाँ पे चाहूँगी कि आप प्रतिस्थापन लगा दो, ठीक है जी। तो ये थी हमारी पहली इक्वेशन, और क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया है तो हम इसको तीसरा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि इसको आप दूसरा मत मानिए, यहाँ पे आप इसको दूसरी मानिए, तीसरी भी मानेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस बात पे। अब देखो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर यानी कि बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x या फिर बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो x का मान कितना है y प्लस 4। अब जहां पे आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे हम क्या रख देंगे, y प्लस 4 प्लस y इज इक्वल टू 20। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2y प्लस का 4 इज इक्वल टू 20। तो फिर ये आएगा 2y, इस 4 को आप उधर लेकर जाओगे तो 20 माइनस 4 यानी कि 2y इज इक्वल टू 16, यानी कि अब इस 2 को आप नीचे लेकर जाओगे तो ये आएगा 16/2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। और y को हमने क्या माना था स्टूडेंट्स, y को हमने माना था चौड़ाई, यानी कि जो चौड़ाई है इसकी वो आ चुकी है 8 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग पूछी गई थी, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि इस y की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए क्या प्राप्त होगा अब हमें। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 प्लस 4, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारी लंबाई भी हमें मिल चुकी है और चौड़ाई भी हमें मिल चुकी है, तो ये आ चुकी है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। और कोशिश करिएगा कि अगर आप फिगर बना के आ रहे हो तो जो भी आपने आंसर्स निकाले हैं, एक तो आप उसको बॉक्स में बंद करके आओगे, दूसरा आप इस तरीके से अपनी फिगर में भी लिख के आ सकते हो, ठीक है। एक अच्छा इंप्रेशन जाता है आपके एग्जामिनर पर। तो देखा आपने, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान से वो डेटा जो भी आपको दिया हुआ है उसको इंटरप्रेट करना है, इक्वेशन बनानी है, और जिस मेथड से आप चाहो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस बार आपको दिया हुआ है कि हमें ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका कि योग हमें 60 दिया हुआ है और जिनका अंतर हमें 18 दिया हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें वही काम करना है कि यहाँ पे भी हम दोनों संख्याओं को मान लेंगे। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है और हम लिख लेंगे माना कि संख्याएं x तथा y हैं। लेट द नंबर्स बी x एंड y, ठीक है। अब पहला क्या दिया हुआ था कि दोनों का योग कितना है हमारे पास 60, यानी कि प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई हमें दे रखा है 60, और दोनों का जो डिफरेंस है हमें दे रखा है वो दे रखा है 18, और हमसे पूछा गया है कि दोनों संख्याएं हमें बतानी है। देखो ध्यान से, अब अगर इस क्वेश्चन में आप देखो तो हम सबसे अच्छा मेथड कौन सा लगा सकते हैं, वो है हमारा एलिमिनेशन मेथड। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास अगर मैं y के साथ वाले नंबर को देखूं तो दोनों के साथ 1 1 है और दोनों के पास अपोजिट साइन भी है। जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो ये y कैंसिल होने वाला है। हमें तो यहाँ पे इनके जो गुणन थे यानी कि जो कोफिशिएंट होते हैं उनको भी सेम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, हम लिख देंगे
समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया हमारे पास, तो ये आ जाएगा 2x बराबर 78। यानी कि अगर मैं देखूँ तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 78/2, यानी कि ये आ चुका है 39। ये आ गया हमारे पास x का मान। अब हमें क्या निकालना है, y का मान। दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। अब हम लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण जिसमें आपका मन करे आप उसमें रख सकते हैं, 1 में रखने पर, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x प्लस 39 इज इक्वल टू 60। अभी 39 उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि 60 माइनस 39, यानी कि आंसर आ चुका है 21। और ये आ गया हमारे पास x का मान तो हमें दिया हुआ था ना, हमें y का निकालना था, तो हम यहाँ पे रखेंगे 39 प्लस y। बस गलती कुछ नहीं हुई, मैंने x की जगह पे गलती से वो y की जगह पे रख दिया था। आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो 60 माइनस 39 करोगे तो y का मान आ चुका है हमारे पास 21, यानी कि आपकी जो एक संख्या थी वो थी 39 और जो दूसरी संख्या थी वो थी आपकी 21। आप चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो, जैसे ही आप 39 को और 21 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 60, और जैसे ही आप 39 और 21 को माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 18। और यही कंडीशन तो उसने क्वेश्चन में हमसे सेटिस्फाई करवाई थी। तो देखा आपने, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझ के इक्वेशन ठीक से बनानी है। चलिए देखते हैं अपना आज का थर्ड क्वेश्चन। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में उसने हमें दिया हुआ है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मतलब यहाँ पे 2 लोगों की बात कर रहा है, एक तो पिता है और एक पुत्र है। तो सबसे पहला काम हम क्या कर लेते हैं, पिता और पुत्र की आयु मान लेते हैं। तो माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष और पिता की आयु y वर्ष। Let the age of the son be x years and the age of the father be y years। अब हमें क्या दिया हुआ है, 12 वर्ष पहले कंडीशन उसने हमें और दी हुई है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मतलब मैं कह रही हूँ कि जो पिता है ना स्टूडेंट, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो पिता है ये अपने पुत्र का 3 गुना है। तो हम एक कंडीशन बनाएंगे यहाँ से कि प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि जो y है यानी कि जो पिता है वो पुत्र का 3 गुना है। ये उसने हमें दे दी है हमारे पास पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन 12 वर्ष पश्चात। देखो स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान से समझो, जब भी वो हमसे बोलेगा कि 12 वर्ष पश्चात या 12 वर्ष पहले या 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष बाद, तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आज से 5 साल बाद की बात करती हूँ तो मेरी एज भी 5 साल बढ़ जाएगी और आपकी एज भी 5 साल बढ़ जाएगी, आपके पापा की एज भी, आपकी मम्मी की एज भी। ऐसा तो नहीं है ना कि मेरी वहीं रुक जाएगी आपकी बढ़ जाएगी, या ऐसा तो नहीं इस क्वेश्चन में होने वाला ना कि पुत्र की बढ़ जाएगी या पिता की बढ़ जाए, पिता की वहीं पे वहीं रह जाएगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि वो पश्चात की आगे की बात करे तो हम दोनों में 12 प्लस करेंगे। ठीक है, अगर वो पीछे की बात करता कि 12 वर्ष पहले ऐसा हुआ था तो हम दोनों में से ही 12 माइनस करते। तो जो भी आप ऑपरेशन इस तरीके से करोगे पश्चात का या पहले का, तो वो आप ध्यान से करोगे कि वो दोनों की एज की बात कर रहा है। चलिए अब की बार उसने हमें क्या दिया हुआ था कि 12 वर्ष पश्चात जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या माना हुआ था कि इसकी y है और इसकी x है। तो देखो 12 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, 12 वर्ष पश्चात। तो सबसे पहले तो हमें क्या काम करना है, यहाँ पे y लिखेंगे, इसमें 12 जोड़ देंगे, और यहाँ पे हम x लिखेंगे, इसमें भी 12 जोड़ देंगे, क्योंकि वो दोनों ही 12-12 साल बड़े हो चुके होंगे। और क्या कंडीशन हमें दी हुई है कि पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। ये किसकी बताई है मैंने आपको, पिता की बताई है, क्योंकि हमने y किसकी मानी थी, पिता की मानी थी। पिता की आयु 2 गुनी हो रही है ना, तो देखो यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन, यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा x प्लस 12। देखो मैंने ऐसा क्यों किया, दोबारा समझो, बस यही समझने वाली चीज़ है। इसने बोली एक तो कंडीशन हमसे 12 वर्ष पश्चात, इसलिए मैंने यहाँ पे 12 को ऐड कर दिया। फिर उसने मुझसे बोला क्वेश्चन में कि जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु के 2 गुनी है। तो जो भी मेरे पास पुत्र की आयु रही होगी
उसके दोगुनी, तो उसका दोगुनी करने का मतलब है कि मैं इस पूरी वैल्यू को किससे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये बन जाएगी मेरे पास इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन तो ये बन चुकी है। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए कैसे, ये हो जाएगा y + 12 = 2x + 24। इस 2 की मल्टीप्लाई आप दोनों में करेंगे, इसलिए ऐसा हुआ है। सॉल्व करोगे तो y माइनस का 2x और ये 12 चला जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा माइनस का 24 माइनस 12। ये हो जाएगा y - 2x = 12 और ये बन चुकी है हमारे पास हमारी दूसरी इक्वेशन। ये हो गई पहली और ये हो गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब देखो मुझे साफ साफ यहाँ पे y का मान पता है, तो मैं क्या करूँगी, इस y के मान को उठाकर इस समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दूंगी। तो हम इसमें फिर से क्या लगाने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो जैसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे ना, बहुत इजी, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना एक वेरिएबल को बिल्कुल अकेला करके, एक चर राशि मेरे पास बिल्कुल अकेली है और उसका मान हमें सीधा सीधा दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि को लगाना चाहूँगी मैं। तो देखो हम लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। तो y का मान कितना है यहाँ पे 3x, तो y की जगह हम लिख देंगे 3x माइनस का 2x = में आएगा 12। सॉल्व करोगे तो x = आ चुका है 12, ठीक है, क्योंकि 3x में से 2x गया तो यहाँ पे x ही बचेगा। अब ये क्या आ चुकी है हमारे पास, पुत्र की आयु कितने वर्ष, 12 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि पिता और पुत्र की दोनों की ही वर्तमान आयु बतानी है। तो देखो हमने उनकी वर्तमान आयु x और y मानी थी ना, तो पुत्र की तो हम निकाल चुके हैं, अब हमें किसकी निकालनी है, पिता की निकालनी है। तो पिता को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास पिता की आ जाएगी। तो अब हम लिखेंगे y x का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, y = 3 × 12, यानी कि y = 36 ईयर्स, यानी कि जो हमारे पास पिता की आयु है स्टूडेंट्स वो आ चुकी है 36 वर्ष। ठीक है जी, तो अब हमने दोनों की आयु, प्रेजेंट एज जो थी हमें निकालनी थी वो हमने निकाल दी। ठीक है, बस जो थोड़ा सा कंडीशन पे आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाला था वो था आपका ये वाला स्टेप। अब जो मैं कह रही हूँ ना स्टेप ध्यान रखने वाला था, उसको आप एक काम करो, अपनी कॉपी में ना ऐसे स्टार मार्क कर लो, ताकि जब आप रिवीजन करोगे ना एग्जाम टाइम पे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बस हमें इस स्टेप पे मेनली फोकस करना है, बाकी सब तो हमारे पास हम सीख ही चुके हैं। चलिए इसी तरीके से बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमें 700 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो, है ना। थोड़ा सा टफ सा क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि इस बार उसने हमसे यहाँ पे परसेंटेज के बारे में भी पूछ लिया, अधिक और कम के बारे में भी पूछ लिया, 700 को उसने हमसे 2 पार्ट्स में डिवाइड भी करवा लिया। लेकिन अब जो भी कंडीशन आपको दी हुई है ना, बस उसको एक एक करके अपनी इक्वेशंस में, समीकरण में कन्वर्ट करते जाइए और आप देखोगे कि आपका आंसर चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और हम मान लेंगे कि हमने जो 2 भाग करे हैं, माना कि पहला भाग है हमारे पास x रुपीज़ है, यहाँ पे नहीं रुपीज़ नहीं दे रखा तो हम यहाँ पे खाली x लेंगे क्योंकि कोई इकाई हमें नहीं दी हुई है, और दूसरा भाग हमें दिया हुआ है y। लेट द फर्स्ट पार्ट बी x एंड द सेकेंड पार्ट बी y। तो देखो जैसे ही अगर मैं इन दोनों पार्ट्स को बांटूंगी स्टूडेंट्स, लेकिन अगर मैं इनका टोटल करूंगी तो मेरे पास कितना मिलेगा, 700, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि 700 ही तो है टोटल, उसी में से तो मैं x, उसी में से तो y निकाल रहे हैं। देखो मैं कह रही हूँ इस 700 को ही तो हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक x मान लिया, एक y मान लिया, तो अगर मैं वापस से इन दोनों को जोड़ दूंगी तो मुझे 700 ही तो मिल जाएगा। तो पहली कंडीशन हमें यहीं से बनानी है, x + y = 700, और यही चीज़ इस क्वेश्चन में सोचने वाली थी, क्योंकि कहीं पर भी उसने हमें ये चीज़ नहीं दी हुई है। तो यहीं पे आपको दिमाग लगाना था कि जो पहली इक्वेशन है वो आपकी इस तरीके से बनेगी। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। तो उसने हमसे बोला कि पहले भाग का 40%,
अब आपको इस भाग का 40% भी निकालना आना चाहिए। तो चलो इसको ना थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। मान लो कि आपके पास ना 10 टॉफ़ियाँ थी और मैंने आपसे कहा कि आप अपनी 50% टॉफ़ियाँ ना अपने छोटे भाई को दे दो। ठीक है, मैंने क्या कहा आपसे कि आपके पास टोटल 10 टॉफ़ियाँ हैं। मैंने आपसे कहा कि इसका 50% आप अपने छोटे भाई को दे दो या अपनी छोटी बहन को दे दो। तो इसका क्या मतलब है 50% का? तो देखो, अगर मैं इसको 50% निकालती किसका, 10 टॉफ़ियों का, 50% ऑफ 10 टॉफ़ीज़। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? तो जैसे ही हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे इस बात को, तो नीचे आ जाता है हमारे पास 100 और ऑफ लग के हट के लग जाता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे था हमारे पास 10। देखो सॉल्व करोगे तो 0 से 0, 0 से 0, यानी कि आ गया हमारे पास 5 टॉफ़ियाँ। ठीक है, समझ में आया? तो अगर आपको बोल दिया जाए कि इस वैल्यू का, किसी भी वैल्यू का 50% निकाल दो, किसी वैल्यू का 40% निकाल दो, तो हम कैसे निकालेंगे? जो भी परसेंटेज हमें दिया हुआ है उस नंबर के साथ उसकी गुणा करके। इतनी बात समझ में आती है? अब चलिए आप कंडीशन की अपनी तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वापस से। तो उसने हमें दिया हुआ है पहले भाग का 40%। तो पहले भाग का 40%, पहला भाग कितना है, x। ठीक है, इसका 40% यानी कि गुणा, का मतलब ही होता है मैथ्स में गुणा, इसका हमें निकालना है 40%। अब देखो परसेंट का साइन जैसे ही हम हटाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास x मल्टीप्लाई 40/100। ठीक है, ये तो बन गया पहला भाग। दूसरे भाग की बात करते हैं, तो इसने बोला दूसरे भाग का 60%। ठीक है, दूसरे भाग का 60% यानी कि y इंटू 60/100, क्योंकि जैसे ही परसेंटेज का साइन लगाएंगे वैसे ही आ जाएगा 100। इसने अब हमसे क्या दिया हुआ, बोला हुआ है क्वेश्चन में कि अगर मैं इन दोनों पार्ट्स को आपस में माइनस करती हूँ तो जो इनका अंतर है ना वो मेरे पास कितना आ जाएगा, वो है 80। हम देख भी सकते हैं कि देखो हम बाद वाले पार्ट को 60% दे रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है ना कि 60% वाला बड़ा ही होगा। तो यानी कि हम क्या करेंगे कि अब इसमें से इसको माइनस करेंगे और कितना आंसर आना चाहिए हमारे पास, 80। देखिए कैसे सॉल्व करोगे इसको। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे y इंटू 60/100 माइनस x इंटू 40/100 इज इक्वल टू 80। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है और इस इक्वेशन से कोई डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, देखते जाइए एक एक करके। और पहले आप, मैं कहूँगी इस क्वेश्चन को बोर्ड पे आराम से देखिए, फिर आप इसको अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करिएगा या मैं कहूँगी खुद से सॉल्व करिएगा। इस इक्वेशन को बाहर डाल लीजिए, इक्वेशन नंबर 1। देखो अब इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे सॉल्व करोगे, एलसीएम ले लो या फिर एक 0 से एक 0 कट, एक 0 से एक 0 कट। अब ध्यान लगा लेना कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था इसलिए मैंने काटा है, अगर यहाँ पे प्लस माइनस का साइन होता तो मैं इसको कैंसिल आउट नहीं करती। अब देखो हम क्या करेंगे, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन का एलसीएम लूँगी तो ये क्या बनेगा, 6y, ये बनेगा 4x और नीचे क्या आ जाएगा 10 पूरे के नीचे, क्योंकि यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, इज इक्वल टू 80। अब इस 10 की मल्टीप्लाई आप कर दीजिए यहाँ पर, तो 6y माइनस का 4x इज इक्वल टू 800। अब क्या आपको इस इक्वेशन में से कुछ कॉमन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल मैं 2 कॉमन भी निकाल सकती हूँ, लेकिन आपकी मर्जी है, आप 2 कॉमन निकाल के करना चाहो तो आप 2 कॉमन निकाल के कर लेना। अगर आप इसको एज इट इज़ करना चाहते हो तो भी आप इसको एज इट इज़ कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, फिलहाल क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपने आप में लेंथी है तो मैं यहाँ पे आपको 2 कॉमन नहीं निकलवा रही हूँ, क्योंकि एक स्टेप और बढ़ जाएगा। चलो अब हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आप मुझे ध्यान से देखकर बताओ कि एक इक्वेशन है मेरे पास ये और एक इक्वेशन है मेरे पास ये, इसको पलट के लिख लेते हैं y प्लस एक्स। होगा इससे कुछ नहीं, बस हमें क्वेश्चन थोड़ा देखने में आसान लगेगा, क्योंकि पहले y बाद में x बाद में x। ठीक है, थोड़ा चीज़ों को बस देखने के लिए हम सुंदर सुंदर बना लेते हैं। अब देखो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे x के साथ क्या लिखा हुआ है 4 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, तो क्या मैं इस 1 को 4 बना सकती हूँ, बिल्कुल बना सकती हूँ। हमने तो मैम एलिमिनेशन मेथड में सीख लिया था कि अगर हमें किसी के कोफिशिएंट को सेम बनाना हो तो उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या बनाना है 4, यानी कि मैं क्या करूँगी, इस पूरी इक्वेशन को 4 से कर दूँगी मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हम लिखेंगे अब यहाँ पे समीकरण 1 को 4 से गुणा करने पर क्या बन जाएगा, ये बनेगा 4y, ये बन जाएगा 4x और ये बन जाएगा 7 4 जा 28 यानी कि 2800। अब देखो इसको आप बना लेना इक्वेशन नंबर 3। अब देखो जैसे ही मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँगी वैसे ही मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर
समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, तो क्या मिलेगा? ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि माइनस का 4x प्लस का 4x आपस में कट जाएंगे। ये हो जाएगा आपके पास 10y इज इक्वल टू कितना? जब आप 800 में से 2800 को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 3600, ठीक है। यानी कि y इज इक्वल टू 3600 बाय 10, कैंसिल कैंसिल, यानी कि y का मान आ चुका है 360। ये आ चुका है हमारे पास पहला मान। अब दूसरा मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस y के मान को यहाँ पर हम रख देंगे। तो ये कैसे आएगा कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपके पास 360 प्लस x इज इक्वल टू 700। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम निकालेंगे अपने x का मान, तो ये आ जाएगा 700 माइनस 360, यानी कि x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 340। तो देखा आपने, यहाँ से आपके पास y का और x का दोनों का मान आ चुका है। मतलब जो आपका पहला भाग होगा वो होगा 340 और जो दूसरा भाग होगा वो होगा 360। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि अरे उन दोनों के बीच का अंतर तो हमें 80 दिया हुआ था, लेकिन ये तो 80 नहीं, ये तो 20 आएगा। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, उसने आपसे परसेंटेज की बात कही थी, ना कि इन दोनों का अंतर दिया हुआ था। अब आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो। कैसे? देखिए, अगर आप इसका 40% निकालोगे, यानी कि 34 पहले भाग को उसने 40% ही तो निकलवाया था। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और 13, ये पहला भाग, और दूसरे भाग का 60% यानी कि 36 इंटू 6, तो ये होगा 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 216। अब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो देखो इन दोनों का अंतर आ गया 80। और यही तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि दूसरे भाग का 60% पहले भाग के 40% से 80 अधिक है। तो यहाँ से हमने इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर लिया कि जो हमने किया है वो एकदम ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, आज का हम देखते हैं अपना 5th क्वेश्चन, और उसमें हमें दिया हुआ है कि 2 अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का जो गुणनफल है वो हमें दिया हुआ है 12। यानी कि अगर मैं मान लेती हूँ, माना कि संख्या बराबर xy, ठीक है। 2 अंकों की संख्या है तो मैंने उसको xy मान लिया। लेट द नंबर बी xy, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे x एंड y नहीं बोला है, x और y नहीं बोला है, केवल xy बोला है। पहला कंडीशन क्या है कि इन दोनों का गुणनफल, यानी कि अगर मैं इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो आंसर आएगा 12। अब देखो दूसरा कंडीशन कि ये कह रहा है कि अगर मैं इस संख्या में 36 जोड़ देती हूँ तो इस संख्या के जो अंक हैं उनका मान बदल जाता है। मतलब जैसे ही मैंने दी गई संख्या में 36 को जोड़ा तो ये जो संख्या है ना ये पलट जाएगी, मतलब ये क्या हो जाएगी? yx हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना था? इस संख्या का प्रथम यानी कि इकाई का स्थान, यानी कि मुझे यहाँ पे केवल और केवल y की वैल्यू बतानी है, ठीक है। इतना क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल ही था बस। अब थोड़ा सा ये बाकी सारे क्वेश्चन अभी तक जितने भी हम लोगों ने करे हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है इसको सॉल्व करना। देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ यहाँ से कि अगर छोटी क्लासेस में हम लोगों ने एक्सपैंडेड फॉर्म पढ़ी थी, मतलब हम ऐसे लिखते थे ना, मान लो कि 256 लिखा हुआ है और आपसे बोला जाता था एक्सपैंडेड फॉर्म लिखो, तो हम कैसे लिखते थे? 200 प्लस 50 प्लस 6, ऐसे ही तो लिखते थे। इसी तरीके से अगर मैं 2 अंकों की संख्या दे दूँ, 65 दे दूँ, तो आप कैसे लिखोगे? 60 प्लस 5, ठीक है। मान लो कि मैंने आपको दे दिया 3652, तो आप कैसे लिखोगे? 3000, फिर आप लिखोगे 600, फिर आप लिखोगे 50, फिर आप लिखोगे 2। अब देखो इस बात का मतलब क्या है। ऐसे होता था ना हमारे पास इकाई, ढाई और सैकड़ा, ऐसे ही तो होता था। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे ही तो होता था। मतलब अगर मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा था, तो सैकड़े में मैंने कितनी लगाई? 2 0, क्योंकि हम जानते हैं सैकड़े का मतलब 100, 100 में होती है 2 0। फिर हमने देखा इकाई, ढाई, ढाई में क्या मतलब क्या होता है? 10, तो 10 में हमारे पास कितनी जीरो होती थी? 1 0। तो इसको हम क्या लिखते थे? इस तरीके से 50 प्लस 6, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पे क्या था? इकाई और ढाई, यही तो था। तो मैंने इसको एक्सपैंड करके लिख दिया 60 प्लस 5। मतलब क्या है कि जितना भी मेरे पास उसके ऊपर प्लेस वैल्यू उसकी आती जा रही है, स्थानीय मान आता जा रहा है, उतने ही जीरो से मैं उसको गुणा करती जा रही हूँ, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं 16
+5 को क्या लिख सकती हूँ 6 इंटू 10, भाई मैं 60 को लिख सकती हूँ ना 6 इंटू 10 और प्लस का 5। बिल्कुल इसी तरीके से अब मैं इन दोनों नंबर्स को ओपन कर लूँगी। देखो कैसे, क्योंकि इकाई ढाई यानी कि वंस टेंस, इकाई ढाई यानी कि वंस और टेंस। टेंस में हम क्या करते थे, उस नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करते थे। मतलब मैं इस 10 को मल्टीप्लाई करके लिखूंगी किससे, x से, और y तो मेरा y ऐसे ही रहेगा। मैंने कुछ नहीं किया, जैसे मैंने 65 को यहाँ पे खोल के लिखा हुआ है इसी तरीके से मैंने इस xy को यहाँ पे खोल के लिख दिया है। प्लस है यहाँ पे 36, इसी तरीके से अब इसको खोल के लिख देंगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस का x। आई होप यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हो तो फिर से आप इस वाले एग्जाम्पल पे जाके इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करिएगा। देखो जब हम छोटे थे ना तो इस क्वेश्चन में ना हर एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, मुझे भी आती थी, लेकिन जब हम लोगों ने इस एग्जाम्पल से इसको करना समझना शुरू करा, रिलेट करना शुरू करा ना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सारी वैल्यूज़ को इधर ले आते हैं उठा के, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y प्लस 36 माइनस का 10y, क्योंकि अब ये y प्लस का था इधर आके माइनस का, और माइनस का x इज इक्वल टू 0। तो देखो y में से y, x में से x, तो 10x में से x जाएगा तो यहाँ बचेगा 9x। अब y में से 10y तो यहाँ बचेगा 9y, और प्लस का, या फिर मैं इसको उधर ले जाती हूँ इज इक्वल टू के, तो ये बन जाएगा माइनस का 36। ठीक है, 9 कॉमन ले सकते हैं तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4। मैंने पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दिया है, तो जैसे ही मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगी तो यहाँ पे 9 खत्म, यहाँ पे 9 खत्म, और 36 कितने टाइम्स जाता है, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4। ये हो गई मेरे पास दूसरी इक्वेशन, और ये हो गई मेरे पास पहली इक्वेशन। अब देखो जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने करे हैं ना, ये उससे एक डिफरेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्यों, देखो समझना भी इस चीज़ को, ऐसा क्यों होने वाला है। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था अपना इकाई का स्थान, यानी कि हमें निकालनी थी y की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, मैंने क्या बोला, क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ से अपने x के मान को यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, देखिए समीकरण 1 से। अब ध्यान रखने वाली बात है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर मल्टीप्लाई का साइन है, जैसे ही मैं इस y को इधर लेके जाऊंगी तो ये किस में चला जाएगा, डिवाइड में, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 12 अपॉन में y। यही बात बस आपको यहाँ पे समझनी थी। ठीक है, अब इस मान को आप कहाँ रख दो, इस इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि एक से तो मान निकाला है तो दूसरी में हम रखेंगे। तो x की जगह हम क्या रख देंगे, 12 अपॉन y माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की बन गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा पूरी इक्वेशन का एलसीएम। देखो एलसीएम लोगे तो 12 माइनस नीचे आ जाएगा y, और यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर, क्योंकि हम करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो y की y में गुणा करोगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4, और इस y की मल्टीप्लाई अब हो जाएगी इधर, क्योंकि हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे अब क्या बन जाएगा हमारे पास, 12 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये भी माइनस का है तो माइनस का 4y। ठीक है, अब इस y को भी आप उठा के इधर ले आओ, या पूरे को उठा के आप इधर ले जाओ। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, y स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 12, क्योंकि 12 इधर ना प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर हम देखें ध्यान से तो जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे साथ युक्त हमारे पास वर्ग समीकरण वाला चैप्टर पढ़ा था, तो मैंने वहाँ पे आपको इस टाइप की इक्वेशन, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उनको सॉल्व करना सिखाया था। क्या बताया गया था आपको कि जो स्क्वायर के साथ वाला है उसको a मानते हैं, जो y के साथ वाला है उसको b, और जो कांस्टेंट होता है यानी कि जिसके साथ कोई भी हमारे पास चर राशि नहीं होती उसको हम मानते थे c। पहला स्टेप a, b और c की वैल्यू निकाल ली, फिर हम क्या करते थे a और c की गुणा, यानी कि जब मैं 1 और -12 की गुणा करूंगी तो आंसर आएगा माइनस का 12। अब माइनस के 12 के फैक्टर करोगे तो क्या क्या आएंगे, एक तो 12 और 1 ही हो जाएगा, फिर हो जाएगा 6 इंटू 2, फिर हो जाएगा 3 इंटू 4। अब आप मुझे बता दो कि ऐसा कौन सा नंबर है कि जिनको प्लस माइनस करने पे 4 आ जाएगा। तो अब तो हमें पता है मैम कि अगर मैं 6 और 2 को ले लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, हम लेने वाले हैं माइनस का 6 और प्लस का 2। तो यहाँ पे आ जाएगा पहला टर्म ऐसे ही, बाद वाला टर्म ऐसे ही, माइनस का 6y प्लस का 2y। अब देखो जिन स्टूडेंट को ये समझ में ना आया हो कि मैंने कैसे किया है, तो मैंने वर्ग समीकरण वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको कराया हुआ है, तो आप आई बटन पर जाकर मेरी उस वर्ग समीकरण की वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये कैसे आए।
तो यहाँ पे 0, इन दोनों में से कॉमन लोगे तो y माइनस 6, यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का मान एक तो 6, सॉरी पहले यहाँ पे y माइनस 6 और y प्लस का 2, यहाँ से आप मान निकालोगे तो ये आएगा y का मान एक तो आ गया 6 और एक आ गया माइनस का 2। लेकिन क्योंकि हमें माइनस के साइन से यहाँ कोई लेना देना है नहीं, तो ये वाला जो फैक्टर है हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो y का मान यहाँ पे कितना आ चुका है, ये आ चुका है 6, और यही हमें निकालना था क्योंकि उसने केवल और केवल हमसे इकाई का अंक पूछा गया था, प्रथम अंक पूछा गया था, तो वो आ चुका है हमारा 6। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफरेंट है मैं कहूँगी, लेकिन इसको ध्यान से कि स्टेप करके समझोगे। मैंने इसको बहुत आराम से इसलिए आपके लोग को समझाया है, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, एक एक स्टेप करते जाइएगा और आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसी तरीके के और बढ़िया से नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम चलते हैं अपने आज के 6th क्वेश्चन की तरफ। तो अब की बार हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 700 रुपये है तथा 5 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य 1100 रुपये है। तो हमें एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य अलग अलग बताना है। देखिए स्टूडेंट, जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो फिर से हमें वही काम करना है कि मान लो कि एक कुर्सी का मूल्य x मान लो और एक मेज का मूल्य आप y मान लो। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि एक चॉकलेट जो है आपके पास वो 5 रुपए की थी, तो आप 3 चॉकलेट कितने की लेकर आओगे? तो हो जाएगा आंसर 15। कैसे निकाला हमने? मल्टीप्लाई करके। तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखो कैसे, पहले हम मान लेते हैं, माना एक कुर्सी का मूल्य x रुपए है। let a cost of a chair be x rupees, और एक मेज का मूल्य y rupees। let the cost of a table be y rupees। पहली कंडीशन में उसने हमें क्या दिया हुआ है? 3 कुर्सी हैं, तो इसको हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर एक कुर्सी x रुपए की आती है तो 3 कुर्सी आपके पास 3x रुपीस की हो जाएंगी। तो 3x, अब हमने कहा कि 3 कुर्सी ले रहे हैं हम, और हम क्या ले रहे हैं? 2 मेज, यानी कि हम क्या करेंगे? 2 मेज ले रहे हैं, और टोटल कितने का है ये है हमारे पास 700 रुपये का। तो ये बन गई हमारे पास हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी कंडीशन में क्या दिया हुआ है? 5 कुर्सियाँ यानी कि 5x, और मेज कितनी है हमारे पास? 3, तो ये हो जाएगा 3y, यानी कि ये किसके बराबर है? 1100 के बराबर। बस अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब आपकी मर्जी है, सब्स्टिट्यूशन लगाइए, एलिमिनेशन लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए, जो आपका मन करे। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल मैं आपके लिए एलिमिनेशन लगाना चाहूँगी। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसको हम 3 से गुणा और इसको हम कर देंगे 2 से गुणा। तो क्या बन जाएंगे? ये दोनों नंबर्स हमारे सेम बन जाएंगे। कैसे? ये बन जाएगा 9x, ये बन गया आपके पास 6y, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2100। ऐसे ही जब आप इसकी गुणा करोगे तो 10x, ये बन गया 6y, और ये बन गया 2200। दोनों को कर दीजिए आपस में माइनस, क्योंकि हमारे पास ये जो दोनों चिन्ह है ये सेम है, इसलिए हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल, ये बचेगा माइनस का x और ये बचेगा माइनस का 100, यानी कि x बराबर आ गया हमारे पास 100 रुपये। ठीक है, ये आ गया 100 रुपये। और ये किसका मूल्य था? ये था हमारे पास एक कुर्सी का, लेकिन उसने कुर्सी और मेज दोनों का पूछा है, तो अब हम मेज का भी निकालेंगे। कैसे निकालोगे? इस x की वैल्यू को यहाँ पर रखकर। देखो हम यहाँ पर रखेंगे तो 3 × 100 प्लस 2 × y इज इक्वल टू 700। तो ये हो जाएगा 300, ये हो गया 2y और ये हो गया 700। अब इसको इधर लेके जाओगे तो 2y बराबर 700 माइनस 300, यानी कि 2y बराबर 400, यानी कि y बराबर आ गया 400/2, यानी कि y का मान आ चुका है हमारे पास 200 रुपये। यानी कि एक मेज का मूल्य आ चुका है हमारे पास 200 रुपये और एक कुर्सी का आ चुका है 100 रुपये। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। और अब इसके बाद अब हम चलते हैं अपने PYQs की तरफ, यानी कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैप्टर से स्टेटमेंट की फॉर्म में आए हुए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपका एक PYQ का क्वेश्चन है जो कि 2016 में आपसे पूछा गया था कि 2 संख्याओं का योग 24 है, यदि एक संख्या दूसरे की दुगनी है तो हमें संख्याएं बतानी थी। हम संख्याओं को मान लेंगे, माना संख्या बराबर x तथा y। तो क्या बोला गया है? दोनों का योग हमें दिया हुआ है 24, और दोनों
जो एक संख्या है वो दूसरे की दोगुनी है। ये दो कंडीशन उसने हमें दे रखी हैं। बस कुछ नहीं करना, आपको जस्ट इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करते जाना है। देखो स्टूडेंट, मैं आपको PYQ क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि जो आपको चैप्टर्स में पढ़ाया जा रहा है, जो आपको वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाया जा रहा है, उससे बाहर आपके क्वेश्चंस कहीं से कहीं तक नहीं पूछे गए हैं। तो बस मैं आपसे बार बार यही कह रही हूँ कि जो वीडियो लेक्चर्स है ना, इन्हीं को आप ध्यान से देखिए, इन्हीं से अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला है। तो देखो अब यहाँ से क्या करेंगे, इस x के मान को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2y + y = 24, यानी कि 3y = 24, यानी कि y बराबर 24/3, यानी कि y का मान आ चुका है 8। अब x का निकालोगे तो यहाँ पे रख दो, तो x आ चुका है यहाँ से 2 × 8, यानी कि x का मान आ चुका है 16। तो देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे हमने, सबसे इजी क्वेश्चन मैं कहूँगी यही वाला था। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके के सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए एक और PYQ देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा गया था। देखिए स्टूडेंट, ये जो PYQ मैं कराने जा रही हूँ ये 2020 का, यानी कि बिल्कुल रिसेंट का है, और आप देखोगे कि ये भी आपसे बहुत इजी ही पूछा गया, और इस टाइप का अभी कुछ क्वेश्चन हमने मिलता जुलता किया भी था। तो देखो इस बार हमें क्या दिया हुआ है कि दो अंकों की एक संख्या है हमारे पास। तो मान लेते हैं कि जो संख्या है वो XY है। अब मैं आपको पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख के दिखा रही हूँ, क्योंकि अब आपको स्टेटमेंट लिखनी आ चुकी होगी। इसने बोला कि इन दोनों का जो योग है ना हमारे पास, X और Y का, ये है हमारे पास 12। फिर इसने हमसे बोला है यदि उसमें से 36 घटा दिया जाए, यानी कि अगर इस संख्या में से मैं 36 घटा दूं तो इस संख्या के जो अंक हैं वो आपस में पलट जाते हैं। तो अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि किस तरीके से पलटेंगे, किस तरीके से एक्सपैंड करना है। तो मैंने आपसे वही बोला कि ये मिलता जुलता क्वेश्चन आपके पिछले वालों से और उनसे ईजी ही है। अब देखो खोलोगे इसको तो कितना आएगा, 10x + y - 36, और यहाँ पे आ जाएगा 10y + x। ठीक है, अभी आपको वैल्यू सारी सेम दिखाई दे रही होंगी, आपको लग रहा होगा ये तो हमने पिछले उसमें भी किया था, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट्स आपको इन दोनों का ना गुणनफल दिया हुआ था, ना कि आपको योगफल दिया हुआ था। दोनों में डिफरेंस है, इसलिए आपके आंसर्स भी डिफरेंस आने वाले हैं। फिर से वही काम करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको इधर लेकर आएंगे, तो ये बन जाएगा 10x + y - 36 - 10y - x = 0। तो देखो x में से x माइनस करेंगे 9x, इसमें से ये गया तो 9y = 36 को अब हम उधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा प्लस का 36। यहाँ पे इसको फिर से 9 से डिवाइड कर दोगे तो ये x - y = बन गया 4। अब पहली कंडीशन तो ये थी, और दूसरी कंडीशन आपके पास ये आ चुकी है। अब ध्यान से देखो, y और y एकदम सेम है, साइन डिफरेंट है, दोनों को हम जोड़ देंगे। जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ोगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ोगे, तो y से y कैंसिल, x + x 2x, और 12 + 4 ये हो जाएगा 16, यानी कि x का मान यहाँ से आ जाएगा 8, और y का मान आप कहीं पर भी रख के निकाल दीजिए। मान लें कि यहाँ पे रख दिया हमने, तो ये हो जाएगा 8 + y = 12, यानी कि y बराबर 12 - 8, यानी कि y का मान आ चुका है 4। ठीक है, तो यानी कि जो संख्या है हमारे पास वो क्या बन जाएगी, 84। और जैसे आप इसमें से 36 माइनस करोगे तो संख्या के अंक पलट के 48 हमारा दूसरा आंसर मिल जाएगा। तो देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराई उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है के एग्जाम में। तो बस आप इन वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देखिए, और आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। तो मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।